हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू एकेडमी। इग्नू एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो होप्स आप अच्छे हैं और आपके एग्जाम बहुत ही पास में है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं आपके साथ में तब तक खड़ा हूं, ठीक है। और मैं आपके हेल्प के लिए खड़ा हूं और आपका भी सपोर्ट मेरे पास में मतलब बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए यार, एक कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना है अगर नए हैं चैनल पे। दोस्तों के साथ में शेयर करिए और बहुत ही ध्यान से पढ़िए। देखिए, पीडीएफ तो आप ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ ले लीजिए, दिक्कत नहीं है। पर पीडीएफ से पहले आपको स्टोरी लाइन जानना जरूरी है। अगर आप स्टोरी लाइन जान लेते हैं उसके बाद पीडीएफ पढ़ते हैं तो जिंदगी भर एग्जाम हॉल क्या, आपके लाइफ टाइम के लिए ये पूरी टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग पार्ट 2 कवर अप कर रहे हैं, BHIC 131 यूनिट 12, ठीक है। उसका जो है आज पार्ट 2 कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले मगध का राइज कैसा हुआ, कैसे कैसे मगध ने अपना एम्पायर चलाया वगैरह वगैरह, ठीक है। जितने भी मेरे भाई हैं अगर देख रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए यार, इसमें मोटिवेशन मिलती है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए आपसे मुझे, ठीक है। मैं आपको देता रहूंगा, आप लेते रहिए, ठीक है। चलिए, बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाय अजातशत्रु, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब देखो, अजातशत्रु के बारे में कहा गया है, बिंबिसार के बाद जो आए थे, जो किंग मतलब जो सक्सेसर थे, वो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु इनिशियली मेंटेन्ड हिज फादर्स अलायंसेस बट सून टर्न एग्रेसिव। देखो, बिंबिसार जैसे मेंटेन करते थे वैसे उनका जो लड़का था अजातशत्रु, वो तो मतलब कोशिश किया था उन्होंने कि मेंटेन करे, पर बाद में वो एग्रेसिव बन गए, एंगेजिंग इन प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर विद द वज्जी कन्फेडरेसी पर्टिकुलरली अगेंस्ट द लिच्छवीज। तो वो फिर लड़ाई करना शुरू कर दी, किसके साथ में, वॉरफेयर करना शुरू कर दिया, वज्जी कन्फेडरेसी, लिच्छवीज के साथ में। हिज यूज ऑफ वॉर चैरियट्स एंड फोर्टिफाइड मिलिट्री स्ट्रक्चर मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन इन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। उनका जो वॉरफेयर स्ट्रेटेजी था वो बेसिकली वॉर चैरियट्स मतलब रथ पे चढ़ के लड़ाई करना, फोर्टिफाइड मिलिट्री स्ट्रक्चर मतलब बहुत ही तरीके से मिलिट्री उन्होंने बनाया था। ही ऑल्सो क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। उनको यह भी कहा जाता है कि जो उन्होंने सिटी पाटलिपुत्र जो था, अभी जो पटना है, उसको अच्छे से फोर्टिफाइड मतलब घेराबंदी करके रखी थी, विच वुड लेटर बिकेम द इंपीरियल कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। बाद में ये मौर्यन एम्पायर का कैपिटल भी बनेगा। His reign saw further strengthening of Magadha's administrative structure। उनका जो पीरियड था वो मगध का सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी कहा जाता है, जिसने मतलब उन्होंने स्ट्रेंथन किया। पर्टिकुलरली किस किस जगह पे उन्होंने फोकस डाली थी, रेवेन्यू कलेक्शन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों जगह पे। देखो, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। अगर मिलिट्री रहेगी तो आपको दूसरे लोग अटैक नहीं कर पाएंगे, ये स्ट्रांग होना चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन अगर अच्छा होगा तो आपका टैक्स अच्छा होगा, तो आप मेंटेन कर सकते हैं मिलिट्री को, है ना। द डायनेस्टिक कंटिन्यूटी of Magad was temporarily disrupted after Ajatsatru। अजातशत्रु के बाद में वो डिसरप्ट हो गया, as the Haranyaks were replaced by शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनाग आए, उसके बाद में हरण्यक को हटा के the Shishunaks continued the expansionist policies of their predecessors and succeeded in defeating the powerful kingdom of Avanti। शिशुनाग जो थे, शिशुनाग जो आए थे, वो अवंती किंगडम को उन्होंने डिफीट किया था और धीरे धीरे उनका भी कहना है कि एक्सपेंशन करो, अपना कैपिटल बढ़ाओ, thus bringing the central Indian region under Magad control, ठीक है। धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, फिर मगध कंट्रोल में लाए। This marked a major shift in the political balance as Magad now had access to westward trade routes and consolidated power in Gangetic Basin। अब इसके बाद में धीरे धीरे क्या मगध का पावर अच्छा बढ़ा, वेस्टवर्ड में ट्रेड रूट्स को उन्होंने कंट्रोल किया, गैंजेटिक बेसिन को पावर मिला। द शिशुनाग्स वेर फॉलोड बाय नंदा डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद नंदा डायनेस्टी आई, हुज मोस्ट फेमस रूलर वाज, उसका जो मोस्ट फेमस रूलर था नंदा डायनेस्टी का, वो महापद्मनंद थे। द नंदास वेर नोटेबल फॉर हैविंग नॉन क्षत्रियज ओरिजिन। नंदास के पास में नॉन क्षत्रिय ओरिजिन था, मतलब वो लोग क्षत्रिय नहीं थे। पॉसिबली इमर्जिंग फ्रॉम शूद्रा और लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, तो वो ज्यादातर शूद्रा और लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को लेके चलते थे, विच मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्ण बेस्ड किंगशिप। उन्होंने वर्ण बेस्ड किंगशिप को हटाया, उसको फॉलो नहीं करते थे। महापद्मनंद परसुएट ए पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशन। अब महापद्मनंद जो थे वो एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करते थे एक्सपेंशन के लिए, एंड क्लेम्ड टू हैव डिस्ट्रॉयड मेनी क्षत्रिय डायनेस्टीज। अब क्योंकि वो नॉन क्षत्रिय थे, वो जो क्लैन था नॉन क्षत्रिय क्लैन था, ठीक है। उधर तो मगध चल रहा है, मगध वहां पे फेमस चल रहा है वगैरह वगैरह। अब देखो, तो उसके बाद में क्या, तो उन्होंने जो क्षत्रिय डायनेस्टी को उन्होंने बहुत डिस्ट्रॉय किया। द नंदास मेंटेन्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी विद ग्रीक सोर्सेस लाइक Curtius and Diodorus mentioning a force of 2 lakh infantry and 20,000 cavalry and
3000 एलिफेंट्स। देखो कितना मतलब एक स्टैंडिंग आर्मी थी, बहुत बड़ा लार्ज आर्मी मेंटेन करते थे। 2 लाख की इन्फेंट्री थी, ठीक है, कैवलरी थी, घुड़सवार सेना, और 3,000 के एलिफेंट थे। दिस स्केल ऑफ मिलिटराइजेशन was unprecedented and reflected the administrative capacity of Magad to extract resources, organize logistics and centralize authority। देखो ये सब चीजें है ना, बहुत अच्छे से अगर इसके ये सब चीजें आपके पास में रहेगी तो बिल्कुल आप रिसोर्सेज को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, लॉजिस्टिक अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, और एक आपकी अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होगी, पावरफुल होगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो, अब इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिकली मगध थ्राइव्ड ड्यू टू इट्स फर्टाइल एग्रीकल्चर। अब देखो सबसे पहला उनका बेस क्या था मगध का इकोनॉमी में, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पैसे कहां से आते थे, फर्टाइल एग्रीकल्चर, क्योंकि वो पता ही आपको कहां पे, गैंजेटिक वैली पे बसा हुआ था। एक्सेस टू मिनरल रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग ईस्टर्न इंडिया विद द नॉर्थ ईस्ट। देखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ट्रेड रूट उनको मिल गई थी, जिसके कारण से ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट का कनेक्टर बन गया था। The growth of urban centers like Rajgriha and Patliputra contributed to the development of markets, guilds and artisanship। ठीक है, और जो अर्बन सेंटर्स थे, अर्बन टाउन्स वहां पे बने थे, जैसे राजगीर जिसको बोला जाता है अभी, पाटलिपुत्र, पटना, इन्होंने इसके अंदर में डेवलपमेंट हुई, मार्केट की डेवलपमेंट हुई, अच्छे अच्छे आर्टिशंस निकले यहाँ से। द यूज ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन फैसिलिटेटेड कॉमर्शियल एक्सचेंजेस। पंच मार्क्ड कॉइन भी आगे यहाँ पे मिला है, जिसको कॉमर्शियल एक्सचेंज में हेल्पफुल था। एंड प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन क्रिएटेड अ वाइब्रेंट अर्बन कल्चर। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए अर्बन कल्चर बहुत अच्छे से होती थी, मतलब मार्केट वगैरह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड्स। The state's ability to collect taxes efficiently and invest in infrastructure such as roads, forts and granaries played a crucial role in sustained dominance। देखो इसका जो टैक्स मिलता था, किंगडम कैसे यूज करती थी मगध किंगडम, यहाँ से जो भी टैक्स मिलती थी वो अपना रोड बनाने में, फोर्ट्स बनाने में, ग्रैनरीज बनाने में, जहां पे आप स्टोर करके रख पाओ अपने खाना पीना जब लड़ाई झगड़ा लगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी किंगडम के लिए। द आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ मगध। The patronage extended by its rulers to Buddhism and Jainism helped build popular legitimacy। अब ये जो था इनका जो पैट्रोनेज था, मतलब पालन पोषण, मतलब पालन करते थे धर्म का, बुद्धिज्म को भी करते थे, जैनिज्म को करते थे, इसके वजह से ये बहुत पॉपुलर थे, इनकी लेजिटिमेसी बहुत अच्छी थी। बोथ बिंबिसार एंड अजातशत्रु एंगेज्ड विद रिलीजियस टीचर्स एंड अलाउड देयर डॉक्ट्रिन टू फ्लोरिश। दोनों ही थे, अजातशत्रु जी और बिंबिसार जी, तो दोनों ही अपने टीचर, रिलीजियस टीचर से बहुत ही अच्छा मेंटेन करते थे, और बोला था कि डॉक्ट्रिन्स मतलब अलाउ किया उन्होंने कि अपने टीचिंग्स को फैलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट combined with the appeal of these religions among the merchant and artisan classes strengthen the social fabric of Magadhan society। जिसके बाद देखो जो लोग, मतलब जैसे मान के चलो, मैं अब बता दूं आपको कि जैसे 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक कैटेगरी रिलीजन फॉलो करती है बुद्धिज्म, एक कैटेगरी की रिलीजन फॉलो करती है जैनिज्म। अब दोनों को छूट दे दी कि भाई आप अपना देखो, टीचिंग फुल तरह से फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों ही प्यार करने लगे राजा से, दोनों ही सपोर्टिव रहेंगे राजा के करीब, है ना। तो ये मगधन सोसाइटी का एक बहुत ही अच्छा मतलब सोशल फैब्रिक था, मतलब बहुत ही मक्खन की तरह चल रहा था, रिलीजन को लेकर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। लास्ट में अब देखते हैं, बेसिकली इन कॉन्ट्रास्ट मगध's राइवल्स faltered due to internal stability, less favorable geography and failure to consolidate power effectively। मगध के जो राइवल्स थे, दूसरे राइवल्स जो मैंने पढ़ा है, अभी देखा है हम लोगों ने, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वो फेल कर गए क्योंकि उनके पास में ज्योग्राफिकल जो लैंड, मतलब लेस फेवरेबल ज्योग्राफी थी, मतलब ज्योग्राफिकल उतना स्ट्रांग नहीं था, पावर उतनी इफेक्टिव नहीं थी। कौशल, 2 पावरफुल अंडर किंग्स लाइक प्रसन्नजीत। कोसला जो किंगडम था, ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने इससे पहले, कोसला जो किंगडम था वो पावरफुल था, एक किंग था जिनका नाम था प्रसन्नजीत, सफर्ड फ्रॉम डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स एंड मिलिट्री डिफीट्स। डायनेस्टिक डिस्प्यूट मतलब खुद के में ही लड़ाई झगड़ा, ठीक है, घर शत्रु विभीषण, तो खुद के में ही लड़ाई झगड़ा और मिलिट्री के डिफीट्स की वजह से उनका पावर चला गया। वत्स एंड अवंती दो इनिशियली स्ट्रॉन्ग could not withstand at the sustained pressure of Magadhan expansion। अब मगध का इतना बढ़िया एक्सपेंशन हो रहा था, हर तरीके से मगध फ्लोरिश कर रहा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब हर तरीके से, जिसके प्रेशर की वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाया। द कॉन्फिडरेसी ऑफ भज्जीज despite its democratic elements lacked the centralized command need to resist military campaigns। तो भज्जीज का जो मिलिट्री कमांड था, सेंट्रलाइज कमांड था, वो मिलिट्री कैंपेन वगैरह को, मतलब मगध का मिलिट्री कैंपेन को रोक नहीं पाया, ठीक है, पूरी तरह से एकदम चढ़ के एकदम बोला है, ठीक है, मगध का एम्पायर जो था। इन समरी अगर पूछा जाए, बोला जाए तो द राइज ऑफ मगध मार्क्स ए वाटरशेड मोमेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल एक मतलब वाटरशेड मूवमेंट है, मतलब मान के चलो कोई इसके आगे टिक नहीं पाता है। इट्स
ascendance was facilitated by a combination of resource rich geography. इसका मेन चीज क्या है देखो, मतलब इसका जो मेन तरीका था मैंने पहले ही बताया, ज्योग्राफी, रिसोर्स रिच ज्योग्राफी इनके पास में थी, फॉरेस्ट था, आयरन ओर था, फर्टाइल लैंड था, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, लीडरशिप बहुत अच्छी थी, तरीके से मेंटेन करते थे, इकोनॉमिक सरप्लस, इकोनॉमी को अच्छे से यूज करते थे, रोड बनाते थे, फोर्ट बनाते थे, आर्मी को मतलब बहुत ज्यादा तो उन्होंने डेवलप किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी इनके पास में, 2 लाख के सोल्जर थे, एलिफेंट थे, एंड आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी, आइडियोलॉजी इनकी बहुत अच्छे से, रिलीजियंस को अच्छे से चलाया इन्होंने, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों को, है ना, क्योंकि वो बेसिकली फॉलो करते थे, जो नीचे क्लास के लोग ज्यादा थे तो उसी के ऊपर वो फोकस डाला था। मगध डोमिनेंस नॉट ओनली रीशेप द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ गंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, बट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर इंडिया फर्स्ट मेजर एम्पायर अंडर द मौर्यास। तो ना ही मगध अपना पॉलिटिकल लैंडस्केप बढ़ाया गैंजेटिक प्लेन में, बट फिर भी इनका जो फाउंडेशन था, फाउंडेशन स्टोन रखा किसके लिए, मौर्यास के लिए। द इवोल्यूशन ऑफ टेरिटोरियल स्टेट, द कंसोलिडेशन ऑफ मोनार्चियल पावर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग दिस टाइम रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्ली इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी। तो अर्ली इंडियन पॉलिटी और सोसाइटी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं, तो मगध से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। कहा गया है इसका जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर है, लॉ एनफोर्समेंट है, बहुत ही तरीके से, जिसके कारण से एक बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तरीके से एकदम बनाया है, एकदम बहुत ही बढ़िया, ठीक है, जो अर्ली इंडियन पॉलिटी और सोसाइटी को तरीके से बताता है या फिर दर्शाता है कि हाँ उस समय के जो किंगडम थी एकदम तरीके से फ्लोरिश हुई थी, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा स्टोरी की तरह से, तो आप स्टोरी की तरह समझिए, सबसे बढ़िया है, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़िए, तभी जाके आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी और बहुत अच्छे से बैठेंगी, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आए। जो भी मेरे दोस्त नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना है, और बताना है कि अगला कौन कौन से टॉपिक पे और फिर कौन कौन से सब्जेक्ट कोड्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। जय हिंद। अगला यूनिट हम कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।